क्या नॉन लिविंग है? मुझे ये बताना है। न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो वेलकम बैक बच्चों। हमने पिछली बार क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट की है और उसमें हमने लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर का इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है जिसमें उन्होंने ये बताया, बेसिक आइडिया दिया है कि लाइफ प्रोसेसेस आखिर होती क्या है। हमने उतना कवर कर लिया था। अब हम कवर करेंगे आगे का पार्ट जो कि हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा क्विक रिविजन करें, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, तो हमें ये पता चला था कि जो लाइफ प्रोसेसेस होती है ये सारी प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कैरी आउट होते हैं, नॉन लिविंग में वो कैरी आउट नहीं होते, जिसकी वजह से हम ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, हम ये बता पाते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ये हमें कह रहे हैं कि व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब भी हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तो भी एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अ बॉडी। हमारी बॉडी में फिर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तो भी एक स्टेट ऑफ ऑर्डर हमारी बॉडी को नॉर्मली मेंटेन रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। इन्होंने ये कहा है कि जब हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं या हम नहीं परफॉर्म करें, हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। और ये कह रहे हैं कि वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। हमें बाहर से कुछ ऐसे मटेरियल्स भी चाहिए जो हमें ग्रो करने में, डेवलप करने में, प्रोटीन्स की सिंथेसिस में, ठीक है, उन सब में हेल्प करे। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी और जो मटेरियल्स हमें मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? फूड से। जो भी हम खाना खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलेगी हमारे डेली फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। और उसी से हमें जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सिंथेसाइज के लिए, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर होती है वो भी हम फूड से ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। ओके, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? The general requirement for energy and materials is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सब में सेम होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई छोटा है तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए होगी, या फिर कोई बड़ा है तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कॉमन होती है हम सब में। ठीक है, लेकिन हम उसे किस तरीके से पूरा करते हैं, हम उसे किस तरीके से लेते हैं, ठीक है, एनर्जी को, वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये से कह रहे हैं कि हम सबको एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, हम सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको हम अपने अपने तरीके से, हम डिफरेंट तरीके से पूरा करते हैं, डिफरेंट वेज। ओके, डिफरेंट वेज। अब ये हमें धीरे धीरे बता रहे हैं कि कौन कैसे एनर्जी को फुलफिल करता है। तो इन्होंने हमें यहाँ बताया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिसे जिसे हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इन्होंने बोला है कि ऑटोट्रॉफ्स, अब हम अगर लिंक करें सारी बातों को तो क्या होगा, ये हम ये बता रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं आपके, ठीक है, जो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, वो आपके इनऑर्गेनिक सोर्सेज से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, एनर्जी लेते हैं और किस फॉर्म में लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। और आपके ऑटोट्रॉफ्स में आते कौन कौन है? ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ओके, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब आपके ग्रीन प्लांट्स और आपके बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से एनर्जी लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में उनको ग्रैब कर लेते हैं, अपनी बॉडी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, देखो, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज, ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ओके, inorganic sources in the form of carbon dioxide and water.
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में ही इनऑर्गेनिक सोर्सेस से सिंपल फूड मटेरियल्स को लेते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स, इनको बोलते हैं द ऑटोट्रोफ्स, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इन्होंने ये तो हमें बताया, इन्होंने नॉर्मल उन उनके बारे में जो कि सिंपल फूड मटेरियल को लेते हैं कहाँ से, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, ठीक है। देखो, देखो, इन्होंने हमें बताया कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं आपके, ठीक है। और वो क्या करते हैं, इन्होंने हमें बताया कि आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल्स को ही लेते हैं, ठीक है। सिंपल फूड मटेरियल्स को लेते हैं, और कहाँ से लेते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, ठीक है। किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में, ओके। और ये इसमें आपकी कौन सी आएंगी, अब क्या आएंगी, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ग्रीन ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका सिंपल फूड मटेरियल्स। तो इन्होंने कहा है कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को लेते हैं और फिर इसका ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अंदर प्रोसेसेस के थ्रू तोड़ा जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करके ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले उनको, ओके। आगे, आगे इन्होंने क्या कहा है, other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones, okay, before they can be used for the upkeep and growth of the body. बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जब हम इन सब्सटेंसेस को ले तो उससे पहले ही इनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन के थ्रू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में बदल दिया जाता है, ओके। टू अचीव दिस, organisms use biocatalysts called enzymes, ठीक है। To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. देखो, इन्होंने कहा है कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करें तो हमें कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें इस प्रोसेस में हेल्प कर सके, ब्रेकडाउन के प्रोसेस में। तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल का ब्रेकडाउन होता है ना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल का ब्रेकडाउन, तो इसमें वो कौन हेल्प करेगा, आपके बायो कैटलिस्ट हेल्प करेंगे। जैसे आपकी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है, वो कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, किसी भी रिएक्शन में हेल्प करवाना, किसी भी रिएक्शन को जल्दी करवाना, ये हेल्प करवाना। कैटलिस्ट जो होते हैं वो आपके केमिकल रिएक्शंस को जल्दी करवाते हैं। तो बायो कैटलिस्ट मतलब जो बायोलॉजी में हेल्प आए, ठीक है। तो बायो कैटलिस्ट जो होते हैं आपके वो एंजाइम्स, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम्स यूज होते हैं जो कॉम्प्लेक्स से एंजाइम्स हेल्प करेंगे सिंपल मटेरियल में चेंज करने के लिए। अब ये जो प्रोसेस होती है ये किन में होती है, हेट्रोटॉक्स में, ठीक है। ये किस में होती है, हेट्रोटॉक्स में। तो ये बोल रहे हैं कि दस द हेट्रोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। क्यों, क्योंकि इनको ब्रेक डाउन करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऑटोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स अपना खुद बनाती हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई, ठीक है। देखो, अब इन्होंने हमें क्या कहा कि हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, आपके हेटरोट्रॉफ्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन करके सिंपल में करके उसे यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और इसमें आपके बायो कैटालिस्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, जिन्हें हम बोलेंगे एंजाइम्स, ओके, जिन्हें हम बोलेंगे एंजाइम्स।
अब इसमें आपकी क्या हेल्प, इसमें कौन से आएंगे आपके एनिमल्स एंड फंजाई, एनिमल्स एंड फंजाई या फंगी। ओके, तो ये देखो, अब आपको ये कह रहे हैं कि ये जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स पे। ये जब आप ये न्यूट्रिशन पढ़ोगे ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको बताऊं तो हेट्रोट्रॉफिक्स में एनिमल्स आया, ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स में ग्रीन प्लांट्स। और आपको पता है कि एनिमल्स जो है वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे, ठीक है। आपकी गाय घास खाती है ना, तभी वो अपना फूड बना पाती है, तभी वो एनर्जी ले पाती है, ठीक है। तो वो ये जो आपके प्लांट्स है ये तो है ऑटोट्रॉफ्स, ये तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से निकाल लेते हैं, ठीक है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कभी किसी पौधे को खाते हुए देखा है किसी चीज को? पौधा थोड़ी खाता है, नहीं खा पाता ना, वो ऑटोट्रॉफ है, वो अपना खाना खुद बना लेता है। हेट्रोट्रॉफ होता है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, एनिमल्स है वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एनिमल्स, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पर डिपेंड करता है आप कब खाना डालो, उनका जो फूड होता है वो दूसरे के थ्रू इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वो आप आगे जब न्यूट्रिशन वाला अभी हम पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं ताकि हमारे अंदर इस चैप्टर को लेके कोई भी और एक्स्ट्रा डाउट ना रहे। अब इन्होंने हमें स्टार्ट कर दिया है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताना, ठीक है। Autotrophic nutrition. Carbon and energy requirements of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. देखो, इन्होंने हमें बता दिया कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन? जैसे ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया। ग्रीन प्लांट्स का हम जब छोटे थे हमें तब से पता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। उनकी जो कार्बन की और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो कहाँ से पूरी होती है? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। इट इज द प्रोसेस बाय विच autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored forms of energy। मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी लेते हैं बाहर से, इनऑर्गेनिक सोर्सेस से, बाहर से, ठीक है, और फिर उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं एनर्जी बना के। तो ये इतनी सी बात को इन्होंने एक्स्ट्रा इलाबरेट करके बताई है कि फोटोसिंथेसिस क्या होगी। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहले जब हम छोटे थे हमें कौन सी डेफिनेशन बताते थे कि फोटोसिंथेसिस वो होता है जिसमें कि प्लांट्स अपना सनलाइट के प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में अपना फूड बनाती है ना। लेकिन अब इन्होंने उस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं और फिर इसको एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके अपने पास रखते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑटोट्रॉफ्स की खासियत कि वो बाहर से इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेंगे और किस फॉर्म में लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन्होंने वही बात यहाँ पे बताई है। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight आउटसाइड का सोर्स, क्लोरोफिल इनके खुद के पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ग्रीन प्लांट्स के पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ही उनके जो प्लांट्स की जो लीव्स है वो क्या होंगे? ग्रीन होते हैं। ग्रीन प्लांट्स को जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर होता है वो कौन देता है? क्लोरोफिल पिगमेंट ही देता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस सारी ग्रीन प्लांट्स को ग्रीन दिखने में, ठीक है। और इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है ये आपका होमवर्क है। आपको मुझे ये बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल, नॉन मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll। ये बोल रहे हैं कि ये लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आपको बस इलैबोरेट करके थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है।
ये एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। ओके, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेशन। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in the body in the form of glycogen. अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। इन्होंने हमें ये कहा है कि देखो, जो इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, जिससे ये क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में चेंज करके अपने पास रखते हैं एनर्जी की सोर्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स को रख लिया कि भाई हमें एनर्जी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में इन्होंने एनर्जी को रख लिया, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स तो ये यूज़ करेंगे, इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स जो अपने अंदर स्टोर करके रखा है एनर्जी के लिए, वो तो ये यूज़ करेंगे जब इनको एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन जब इनको एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर ये अपना एक अलग से स्टॉक रखते हैं एनर्जी का, तो ये क्या करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये चेंज हो जाएगा। ये कैसे चेंज होगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च के फॉर्म में चेंज होगा और वो स्टार्च के फॉर्म में एक जगह अपने पास स्टोर रखेंगे, एक जगह अपने पास स्टोर रखेंगे। क्यों? ताकि कभी रिक्वायरमेंट हुई तो ये इस एनर्जी का यूज़ कर सके, ठीक है। कभी रिक्वायरमेंट हुई तो इस एनर्जी का यूज़ कर सके। जैसे अभी सर्दियाँ हैं, ठीक है, और सर्दियों में क्या मेन इशू होता है कि सनलाइट प्रॉपर नहीं आ पाती, तो फिर प्लांट तो ऐसे अपना खाना बना ही नहीं पाएंगे 2-3 महीने। फिर प्लांट तो फिर भूखे मर जाएंगे, मतलब प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। और ऐसे होने के भी चांसेस है, ऐसे होते भी हैं। काफ़ी प्लांट्स येलो हो जाते हैं, काफ़ी प्लांट्स अपने लीव्स शेड कर देते हैं ज़्यादा विंटर्स में, ठीक है। तो बेसिक होता क्या है कि उनके पास एक स्टोरेज का अलग से सोर्स होता है जो उन्होंने रख रखा होता है, जो कि स्टार्च के फॉर्म में होता है। अब इन्होंने हमारे साथ उससे कंपेयर करके बताया है जिस तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है। हमारी बॉडी भी थोड़ी बहुत एनर्जी को स्टोर करके रखती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये लोग रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में, हम लोग रखते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ताकि हमें कभी जरूरत पड़े तो हम इस एनर्जी को यूज कर सकें। ओके, मूविंग नेक्स्ट। देखो, इन्होंने इक्वेशन बताई है। अब इन्होंने ये इक्वेशन प्रॉपर आपको बताई है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, जो कि क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज और आपका ऑक्सीजन और आपका वाटर में ट्रांसफॉर्म होता है। आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर इट सिंपली मीन्स इट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, इट सिंपली मीन्स इट इज कार्बोहाइड्रेट। पर इन्होंने आपको प्रॉपर बता दिया कि क्या बनाता है, ठीक है। सो 6 CO2, अब इन्होंने बैलेंस किया है, इन्होंने बैलेंस किया इस रिएक्शन को कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लिया, और अब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है C6H12O6, ये हमें पता है, और O2 बन रहा है और H2O बन रहा है, ठीक है। या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में आपका कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आखिर होता क्या है। तो ये बता रहे हैं कि फॉलोइंग चीजें होती है। पहले हम पढ़ लेते हैं ये पॉइंट्स, फिर हम देखेंगे डायग्राम को। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? आपकी लाइट एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ये क्यों करता है? क्योंकि ये क्लोरोफिल का पिगमेंट आपके लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, आपके लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपके लीव्स में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से सबसे पहले वो ग्रैब करता है सरफेस एरिया के हिसाब से। और प्लांट्स की सबसे एक्टिव रीजन लीव्स में सारे काम होता है ना उनका, तो इसी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है आपकी क्लोरोफिल में। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, और फिर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। H2O को ये H2 और O2 में चेंज कर देता है, ठीक है। H2 और O2 में चेंज कर देता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिड्यूस करके, उसका रिडक्शन कैरी करके कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो सारी प्रोसेसेस आ गई ना इसमें। These steps
नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, ये सब तुरंत नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। देखो देखो इन्होंने अभी क्या बोला है कि सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले आपका क्लोरोफिल होगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो लाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये जो लाइट एनर्जी है ये आपकी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी। फिर जब ये केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी तो आपके जो भी सनलाइट है उसको उसको छोटे सिंपलर वाटर मॉलिक्यूल्स उसके जो उसको, तो जब भी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो उसके बाद आपके जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो तो स्प्लिट हो जाएंगे H2 और O2 में, और जो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होके क्या बना देगा, आपका कार्बोहाइड्रेट्स, वो रिड्यूस होके आपका क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सारे इवेंट्स साइमल्टेनियसली नहीं होते, एक साथ में नहीं होते, मतलब इसके बाद ये इसके बाद ये ऐसे नहीं होता। इन इन प्रोसेसेस में टाइम लगता है, क्यों कैसे, क्योंकि कुछ डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, यहाँ लिख देती हूँ। कुछ डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या करते हैं कि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसका एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, मतलब मेन प्रोडक्ट और आपका मेन रिएक्टेंट, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपके कार्बोहाइड्रेट के बीच का प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाते, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब बीच का प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना रहे हैं, बीच में कोई अलग चीज बना रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनाने से पहले एक इंटरमीडिएट बनाते हैं ये। किससे बनाते हैं, अब जैसे सुबह सुबह इनके क्लोरोफिल ने सुबह इनके क्लोरोफिल ने सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब की और उसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। अब ये केमिकल एनर्जी जो है फिर ये इस इंटरमीडिएट पे एक्ट करती है और फिर ये लोग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। मतलब कि सुबह क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी से ट्रांसफॉर्म किया और रात को इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली और एक इंटरमीडिएट बनाया, ठीक है, और फिर ये प्रोसेस आगे सुबह कंटिन्यू होकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. पूरे दिन में क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो एनर्जी एक्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड पे, जो ये रात को इंटरमीडिएट बनाते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये सारे कंपोनेंट्स कितने जरूरी है और कैसे जरूरी है ये हम अभी देखेंगे। If you carefully observe a section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplast, which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. अब ये एक एक्टिविटी कराने के लिए बात कह रहे हैं कि हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें भी पता चलेगा कि क्लोरोफिल जो होता है वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। डॉट डॉट करके कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल, एक प्लांट सेल जैसे आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको इस तरीके से ग्रीन सेल्स दिखेंगी, ग्रीन सेल्स, ठीक है, ग्रीन सेल्स दिखेंगी। मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया है, उसमें मैंने सॉल्ट वाटर और नॉर्मल वाटर का दिखाया है, उसमें आपको स्टोमेटा दिख रहा होगा, वो स्टोमेटा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सेल डॉटेड, ये जो डॉट डॉट दिखेंगे ना आपको सेल ऑर्गेनल्स, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो लीफ में कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, लीफ लीफ में कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। अब डायग्राम की तरफ आ जाते हैं, ये रहा, देखो एक लीफ है, ये लीफ की मिड लाइन जो है ये आपकी मिड रिब है और ये लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड है और ये आपकी वेन है, फ्लोएम,
जाइलम, वैस्कुलर बंडल, ये आपकी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इन्होंने वैस्कुलर बंडल और इन्होंने अब क्या किया है कि इन्होंने इसका एक क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया है कि कैसे इस एक लीफ में कैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही सेक्शन देखेंगे हम, ये वाला लीफ का सेक्शन, ये वाला लीफ का सेक्शन, तो एक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वैक्सी क्यूटिकल आपका प्रेजेंट होगा, ये दिख रहा है, ये वाला। और इसके नीचे अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, एपिडर्मिस की लेयर प्रेजेंट होगी, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है आपका, क्लोरोफिल, ओके। इनके अंदर ही आपका क्लोरोफिल होगा। इन क्लोरोप्लास्ट के बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं आपके एयर स्पेसेस, ठीक है। और फिर नीचे देखेंगे तो गार्ड सेल हमें दिखाई देगा। ये आपको आगे पढ़ाएंगे कि गार्ड सेल जो होता है, स्टोमेटा सेल्स, वो ट्रांसपिरेशन में कैसे हेल्प करते हैं। और फिर नीचे आएगा आपका लोअर एपिडर्मिस। देखो, ये एक्सपेरिमेंट हम एक बार स्किप कर देते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, लेट अस सी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। हमें स्टोमेटा के बारे में पता है, जो कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, लीफ की सरफेस पे। लीफ की सरफेस पे टाइनी डॉट्स प्रेजेंट होते हैं। टाइनी डॉट्स होते हैं आपके ऑर्गेनेल्स, जो होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं टाइनी पोर्स, टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं आपके स्टोमेटा, ठीक है। Massive amounts of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. बहुत सारी गैस इन्हीं पोर्स के थ्रू वो सांस लेने में, मतलब प्लांट को सांस लेने में हेल्प करते हैं। ये जो पोर्स, जैसे हमारे भी दो पोर्स है ना, जैसे प्लांट में बहुत सारी पोर्स होते हैं जो कि स्टोमेटा कहलाते हैं, और वो गैसेस एक्सचेंज वो रेस्पायर करने के लिए हेल्प करते हैं प्लांट्स को। और फिर रेस्पायर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस में उसको यूटिलाइज कर लेंगे। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं तो जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होगी वो सिर्फ लीव्स पे होगी, ऐसा नहीं होता। आपके स्टेम की सरफेस पे, आपके रूट्स में भी ये रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है। सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटा, जैसे कि ट्रांसपिरेशन का मैंने आपको बताया ना, वाटर, बहुत सारा अमाउंट में वाटर भी इनके थ्रू लॉस्ट हो सकता है क्योंकि इनमें पोर्स है। तो द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे कि गेट है, ये प्लांट्स में एक गेट की तरह काम करते हैं। जो पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, इस तरीके से होते हैं। तो जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तो फिर ये ओपन रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जब इनको नहीं चाहिए होता तो ये ऐसे रहते हैं, क्लोज, कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वरना ऐसे वाटर का लॉस हो जाए ना इनके थ्रू। तो फिर ये जो स्टोमेटा में ये जो चीज, ये जो वॉचमैन है ना दो, ये होते हैं आपके गार्ड सेल्स। ये जो दो वॉचमैन होते हैं वो होते हैं आपके गार्ड सेल्स। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज a फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब उनमें पानी जाएगा तो वो स्वेल हो जाएंगे और इस वजह से पोर आपका खुल जाएगा। ऐसे रहते हैं जैसे पानी पानी भरा 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 और वो सूज रहे और वो खुल गया, ठीक है। और जब पानी कम होगा, जब वो पानी देंगे तो फिर वो ऐसे वापस सिकुड़ जाएंगे और फिर ऐसे बंद हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में अपलोड किया है, आप वहाँ पे अच्छे से देख सकते हो जाके। तो ये है गार्ड सेल्स। देखो ये आपका स्टोमेटा का रीजन है और ये ओपन स्टोमेटा है, देखो ये आपको दिख रहा है ना, ओपन पोर। और ये आपका क्लोज है, तो दिस इज अ क्लोज स्टोमेटा, दिस इज एन ओपन स्टोमेटा। ये जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है डॉटेड, ये है आपके क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये होते हैं आपके गार्ड सेल्स जो ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, और ये आपके स्टोमेटा है ही, ठीक है। ये भी इन्होंने फिर से एक्टिविटी बताई है, सनलाइट एसेंशियल है नहीं है वो उस हिसाब से। तो अब हमने बात कर ली ऑटोट्रॉफ्स की। ऑटोट्रॉफ्स अपनी एनर्जी कैसे बनाते हैं, कैसे खाना सब बनाते हैं, ठीक है। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। रूट से वाटर जाता है, हमने बचपन से यही पढ़ा है।
अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये भी सॉइल से जाता है, ये भी हमें पता है। मिनरल्स जो भी होंगे वो जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करवाएंगे रूट्स के थ्रू, सॉइल के थ्रू। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, ठीक है। This is taken up in the form of inorganic nitrates or nitrites, or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। देखो, इन्होंने कहा कि इनके जो प्रोटीन सिंथेसिस में और बाकी सारे कामों में नाइट्रोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाइट्रोजन जो है ये ले सकते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की फॉर्म में, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की फॉर्म में या फिर नाइट्राइड्स की फॉर्म में। तो इन्होंने ये कहा है कि ऐसे भी ले सकते हैं या फिर ये कैसे ले सकते हैं, ये ले सकते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में भी ले सकते हैं। कैसे कि आपका बैक्टीरिया होगा और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, आपका एटमॉस्फेरिक, आपके जो हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, फिक्स करके उसको ऑर्गेनिक में चेंज करेगा, फिर ये जो है आपका प्लांट ले पाएगा, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अब है आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक इसी चीज़ को आप एक बार रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी को एक बार फिर से पढ़ लो ताकि आपके कोई भी डाउट्स ना रहे, ठीक है। हैव अ नाइस डे एंड कीप फॉलोइंग।